अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का SK एजुकेशन क्लासेस में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, खैर मकदम है। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए 10वीं जमात के सबक नंबर 2 नया कानून आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। इस सबक की शुरुआत, इस सबक का आगाज़ हम इससे पिछले वाले वीडियो में कर चुके थे, जिसमें हमने इस सबक के मुसन्निफ़ सआदत हसन मंटो के बारे में उनका मुख्तसर तारुफ़ आपके सामने पेश किया था और उनकी ज़िंदगानी के हालात हमने मुख्तसर तौर पर जाने थे। आज हम बिना वक्त ज़ाय किए शुरू करेंगे, आगाज़ करेंगे इस सबक को, जिसका उन्वान है नया कानून। नया कानून। मंगू कोचवान अपने अड्डे में बहुत अक्लमंद समझा जाता था, गो कि उसकी तालीमी हैसियत सिफ़र के बराबर थी और उसने कभी स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, लेकिन उसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम कोचवान जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू के वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। मंगू एक ड्राइवर है जो कि अपने अड्डे पर, अड्डा बोलते हैं स्टैंड को, कोचवान बोलते हैं ड्राइवर को। तो मंगू कोचवान अपने अड्डे पर, अपने स्टैंड पर सबसे ज़्यादा अक्लमंद, सबसे ज़्यादा समझदार जाना जाता था। हालांकि उसकी तालीमी हैसियत यानी उसकी पढ़ाई का स्टेटस सिफ़र था, सिफ़र मतलब ज़ीरो। उसके बावजूद वो सबसे ज़्यादा समझदार और सबसे ज़्यादा होशियार माना जाता था अपने अड्डे पर, अपने सभी साथियों के बीच में। और उन साथियों में वो बहुत मशहूर था उसकी समझदारी को लेकर। और जब भी किसी को दुनियादारी की कोई भी बात जाननी होती, दुनिया दराज की कोई भी बात जाननी होती, तो वो सीधे मंगू कोचवान के पास चले आते और उसकी समझदारी से उन बातों को जानने का, हासिल करने की ख्वाहिश रखते थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी थी, तो उसने गामा चौधरी के चौड़े कंधे पर थपकी देकर मुदब्बिराना अंदाज में पेशन गोई की थी। देख लेना चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन में जंग छिड़ जाएगी। स्पेन एक मुल्क है। तो पिछले दिनों यानी कि कुछ दिन पहले मंगू कोचवान अपनी किसी सवारी को कहीं लेकर जा रहा था, तो उसने सवारी से ये बात करते हुए सुनी थी कि स्पेन में जंग छिड़ चुकी है, यानी स्पेन में जंग चल रही है। उसने उस बात को सुन लिया और अपने जहन में बिठा लिया। थोड़े दिन बाद उसने मुदब्बिराना अंदाज में, मुदब्बिराना मतलब समझदारी वाले अंदाज के अंदर पेशन गोई की। पेशन गोई का मतलब होता है भविष्यवाणी करना। उसने भविष्यवाणी कर दी और गामा चौधरी को ये बात बोली कि देखना थोड़े दिन बाद क्या हो जाएगी, स्पेन में जंग हो जाएगी। हालांकि उसने ये बात कहाँ सुनी थी, अपनी सवारी से ये बात करते सुनी थी, और उसने वही बात मुदब्बिराना अंदाज में यानी समझदारी भरे लहजे में ये बात दोबारा बोल दी, अपने आप को समझदार साबित करते हुए। और जब गामा चौधरी ने उससे ये पूछा कि स्पेन कहाँ वाक़ है, यानी कहाँ पर है, तो उस्ताद मंगू ने बड़ी मतानत से जवाब दिया था कि विलायत में, और कहाँ। उसने पूछा कि स्पेन कहाँ है, क्योंकि उसने अल्फाज शायद पहले कभी सुना भी नहीं होगा। उसने कहा विलायत में, विलायत यानी विदेश में, और कहाँ। स्पेन में जंग छिड़ी और जब हर शख्स को उसका पता चल गया, तो स्टेशन के अड्डे में जितने कोचवान हल्का बनाए हुक्का पी रहे थे, दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की बड़ाई का एतराफ़ कर रहे थे। और उस्ताद मंगू उस वक्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहा था। यानी कि जब ये पेशन गोई वो कर चुका था कि स्पेन में जंग छिड़ेगी, हालांकि उसे बात अपनी सवारी से उसने बात सुनी थी, और थोड़े दिन में यही हुआ कि हाँ, स्पेन की जंग बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ गई और हर तरफ ये बात आम हो गई। और जब लोगों के सामने ये बात आई अखबारात में, और हर तरह से ये बात जब आम हो चुकी थी कि स्पेन में झगड़ा हो रहा है, स्पेन में जंग चल रही है, तो सब उसकी तारीफ़ करने लगे थे। मनी मन उसको बहुत बड़ा समझने लगे थे, उसकी समझदारी को बड़ा समझने लगे थे। इसमें एक अल्फाज है कि अड्डे पर जितने भी कोचवान हल्का बनाए हुए थे,
हल्का कहते हैं घेरा बनाए हुए थे। आपने देखा होगा कुछ लोग आपस में जब घेरा बनाकर, गोल घेरा बनाकर जब बातें किया करते हैं तो उसे हल्का कहते हैं। हल्का का मतलब ही होता है घेरा। तो सब उस्ताद मंगू का बड़े का एतराफ़ करने लगे थे। और जब ये बातें चल रही थी अड्डे पर, उस वक्त उस्ताद मंगू क्या कर रहे थे, वो चमकीली सतह पर, चमकीली सतह मतलब माल रोड पर अपना तांगा चलाते हुए अपनी सवारी से हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहे थे। तबादला ख्याल का मतलब होता है अपनी बातों को एक दूसरे से साझा करना, एक दूसरे से बांटना, तबादला ख्याल कहलाता है। एक दूसरे की तरफ अपने दिल की बात या अपनी जानकारियाँ एक दूसरे से ट्रांसफ़र करना तबादला ख्याल कहलाता है। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों से बड़ी नफ़रत थी और उसका सबब तो वो ये बतलाता था कि वो उसके हिंदुस्तान पर अपना सिक्का चलाते हैं और तरह तरह के जुल्म ढाते हैं। यानी कि ये हालात कब के हैं, मुल्क हिंदुस्तान के आज़ादी से पहले के हालात हैं, जिस वक्त हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में था। तो अंग्रेज़ों ने जो सितम और जुल्म हम पर किए थे उसके बारे में मंगू कोचवान के ज़रिए बात बताई जा रही है। मगर इस तनफ़ुर की सबसे बड़ी वजह ये थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। वो उसके साथ ऐसा सलूक करते थे गोया वो एक ज़लील कुत्ता है। तनफ़ुर कहते हैं नफ़रत को। तो वो इस नफ़रत की क्या वजह बताता था, क्योंकि छावनी के गोरे मतलब अंग्रेज़ लोग उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे, उसके साथ हक़ारत भरा सलूक करते थे, जैसे वो कोई ज़लील कुत्ता हो, कोई जानवर हो, ऐसा उसके साथ व्यवहार किया करते थे। इसलिए उसे अंग्रेज़ों से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। उसके अलावा उसे उनका रंग भी बिल्कुल पसंद ना था। जब कभी वो गोरे के सुर्ख और सफ़ेद चेहरे को देखता तो उसे मतली आ जाती। ना मालूम क्यों वो कहा करता था कि उनके लाल झुर्रियों भरे चेहरे को देखकर मुझे वो लाश याद आ जाती है जिसके जिस्म पर उसे ऊपर की झिल्ली गल गल कर झड़ रही हो। यानी उसे गोरों का रंग भी पसंद नहीं था। उसको ऐसा लगता था जैसे कोई लाश है और उसके ऊपर से चमड़ी झड़ रही हो, गल कर उतर रही हो। यानी इतने गोरे और लाल, इतने गोरे चिट्टे वो हुआ करते थे। मंगू को उनकी शक्ल भी पसंद नहीं आया करती थी। जब किसी शराबी गोरे से उसका झगड़ा हो जाता तो सारा दिन की तबीयत मुकद्दर रहती और शाम को अड्डे में आकर हल मार का सिगरेट पीता या हुक्के के कश लगाते हुए उस गोरे को जी भरकर सुनाया करता। ये मोटी गाली देने के बाद वो अपने सर को ढीली पगड़ी समेट झटका देकर कहता था, आग लेने आए थे, अब घर के मालिक ही बन गए हैं। नाक में दम कर रखा है इन बंदरों की औलाद ने। यूं रौब गांठते हैं गोया हम उनके बाबा के नौकर हैं। उस पर भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं होता था। जब तक उसका कोई साथी उसके पास बैठा रहता वो अपने सीने की आग उगलता रहता। यानी कि अंग्रेज़ों से उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो दिन भर वो अंग्रेज़ों पर हमेशा गुस्सा किया करता था और अंग्रेज़ों के लिए कहता था आग लेने आए थे और यहीं पर घर समझकर बैठ गए, घर ही बनाकर बैठ गए। यानी अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत हमारे मुल्क में की थी और बाद में हमारे मुल्क को उन्होंने गुलाम बना लिया था और यहीं पर कब्ज़ा करके बैठ गए थे। और सोने की चिड़िया कहलाने वाले हमारे मुल्क को अंग्रेज़ों ने लूट कर बर्बाद कर दिया। शक्ल देखते हो ना तुम उसकी, जैसे कोढ़ हो रहा हो। कोढ़ एक बीमारी है जिसमें पूरे बदन पर छाले, झुर्रियाँ और ज़ख्म जैसे हो जाया करते हैं। बिल्कुल मुर्दार, एक धप्पे की मार और गिटपिट यूं बक रहा था जैसे मार ही डालेगा। तेरी जान की कसम, पहले पहल जी में आई कि मलाऊन की खोपड़ी के पुर्जे उड़ा दूं। मलाऊन का असल लफ्ज़ है मलून। मलऊन किसे कहते हैं? जिस पर लानत की गई हो खुदा की, यानी कि शैतान। लेकिन इस ख्याल से टल गया कि इस मरदूद को मारना अपनी हतक है। हतक यानी बेइज्जती।
यानी अंग्रेज़ों के व्यवहार को वो अपने दोस्त से दोहरा रहा था कि अंग्रेज़ उसके साथ दिन भर गिट-पिट चिड़-चिड़ करते रहते थे, तो उसे इतना गुस्सा आता जैसे उसकी खोपड़ी उड़ा दे, यानी उसे जान से मार दे। पर वो फिर कहता था इसे जान से मारना तो जैसे मेरी ही बेइज्जती है। ये कहते कहते थोड़ी देर के लिए वो खामोश हो जाता और नाक को खाकी कमीज़ की आस्तीन से साफ़ करने के बाद फिर बुरा बड़बड़ाने लग जाता। यानी ऐसा बोलते बोलते क्या करता था, वो अपने हाथ के आस्तीन से अपनी नाक को साफ़ कर लिया करता था और बड़बड़ करता रहता था, यानी अंग्रेज़ों को बुरा भला कोसता रहता था। कसम है भगवान की, उन लाट साहबों के नाज उठाते उठाते तंग आ गया हूँ। जब कभी उनका मनहूस चेहरा देखता हूँ, रगों में खून खौलने लग जाता है। कोई नया कानून वानून बने तो उन लोगों से निजात मिले। निजात मिलना यानी छुट्टी मिलना, आज़ाद होना। तेरी कसम जान में जान आ जाए। यानी कि वो अंग्रेज़ों के नखरों से, अंग्रेज़ों के जुल्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, तो जब भी उनको देखता था उसके रगों में खून खोलने लग जाता, यानी हमेशा उनको देखते ही गुस्सा उसे चढ़ जाया करता था। और ये सोचता था कि कोई कानून वानून बने, किसी तरह इनसे पीछा छूटे तो मुझे ज़िंदगी में राहत और सुकून मिले। और जब एक रोज़ उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसको पता चला कि हिंदुस्तान में जदीद आइन नाफिज होने वाला है, तो उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। और जब उस्ताद ने एक रोज़ क्या किया, 2 सवारियों को अपनी तांगे में बिठाया, तो वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू का मतलब होता है बातचीत, और गुफ्तगू क्या कर रहे थे, जदीद आइन नाफिज होने वाला है। जदीद यानी नया, आइन यानी कानून, नाफिज यानी लागू होना। तो जब उसने ये सुना कि हिंदुस्तान में नया कानून लगने वाला है, नया कानून लागू होने वाला है, तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही, यानी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसे ये लगने लगा कि अब मुझे इन गोरों से छुटकारा मिल जाएगा, शायद कोई ऐसा ही अच्छा कानून आने वाला है। वो मारवाड़ी जो कचहरी में अपने दीवानी मुकदमे के सिलसिले में आए थे, घर जाते हुए जदीद आइन यानी इंडिया एक्ट के बारे में आपस में बातचीत कर रहे थे। दीवानी मुकदमा यानी ज़मीन जायदाद का जो मसले मसाइल होते हैं, ज़मीन जायदाद के जो केस हुआ करते हैं, उसे दीवानी मुकदमा कहा जाता है। तो वो दोनों कचहरी में अपना दीवानी मुकदमा थे और बाद में जब घर जाते वो आपस में बात कर रहे थे इंडिया एक्ट के बारे में। इंडिया एक्ट अंग्रेज़ों के कानून का एक नाम है। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा। क्या हर चीज़ बदल जाएगी? हर चीज़ तो नहीं बदलेगी, मगर कहते हैं बहुत कुछ बदल जाएगा और हिंदुस्तान को आज़ादी मिल जाएगी। यानी वो सवारियों से बातचीत करता रहता था और सवारी जो आपस में बातें करती थी उनको सुनता रहता था, और उन बातों से सुनते सुनते उसे पता लगा कि हिंदुस्तान में नया कानून लगने वाला है, और उसे ये लगा कि हिंदुस्तान में जो नया कानून इंडिया एक्ट लगने वाला है, इससे अंग्रेज़ों से आज़ादी मिल जाएगी, हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा और वो उसके बाद सुकून की ज़िंदगी जिया करेगा, यानी कि उसके ऊपर अब अंग्रेज़ों का जुल्म सितम नहीं होगा। क्या ब्याज के मुतालिक भी कोई नया कानून पास होगा? उन मारवाड़ियों की बातचीत उस्ताद मंगू के दिल में नाकाबिल बयान खुशी पैदा कर रही थी। नाकाबिल बयान का मतलब ऐसी बात जो बयान नहीं की जा सके। और अपने घोड़े को हमेशा गालियां देता था और चाबुक से बहुत बुरी तरह पीटा करता था, मगर उस रोज़ वो बार बार पीछे मुड़कर मारवाड़ियों की तरफ देखता और अपनी बड़ी हुई मूंछों के बाल एक उंगली से बड़ी सफाई के साथ ऊंचे करके घोड़े की पीठ पर बागें ढीली करते हुए बड़े प्यार से कहता, चल बेटा ज़रा हवा से बातें करके दिखा दे। यानी हमेशा तो अपने घोड़े पर गुस्सा करता था, उसे चाबुक से पीटा करता था, लेकिन मारवाड़ियों से जब ये बात सुनी, उस सवारी से उसने जब ये बात सुनी कि नया कानून लगने वाला है और हो सकता है इस कानून से हमारे मुल्क को आज़ादी मिल जाए, तो वो इस खुशी में बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था और उसने घोड़े को मारना पीटना बंद कर दिया, घोड़े पर गुस्सा करना भी बंद कर दिया और उस खुशी का आलम में बोला,
कि चल बेटा हवा से बातें करा दे, यानी घोड़े को बोला अब तेज़ दौड़ा दे इस रिक्शा को, इस गाड़ी को। मारवाड़ियों को उनके ठिकाने पहुंचाकर उसने अनारकली में दीनू हलवाई की दुकान पर आध सेर दही की लस्सी पी कर एक बड़ी डकार ली और मूँछों को मुंह में दबाकर उनको चूसते हुए ऐसे ही बुलंद आवाज़ में कहा, हद तेरी ऐसी की तैसी। यानी कि मारवाड़ी जो लोग थे, जो सवारी उसके पास थी, उनको अपने मुकाम पर पहुंचा दिया। और उसके बाद कहाँ गया? दीनू हलवाई की दुकान गया। वहाँ आध सेर मतलब मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुराने ज़माने में किलोग्राम के अंदर वज़न मापा तोला नहीं जाता था, बल्कि सैर वज़न को कहते हैं, लगभग 1 किलो के आसपास। तो उसने आधा किलो क्या करी? दही की लस्सी पी गया। यानी उसने बड़ी ही शान से बोला कि अब तो अंग्रेज़ों का यहाँ से सफाया हो जाएगा, हद तेरी ऐसी की तैसी, अब तो सिर्फ मेरा ही राज रहेगा, अब मैं यहाँ सुकून से ज़िंदगी गुजारा करूँगा क्योंकि ये मेरा मुल्क है। शाम को जब वो अड्डे को लौटा तो खिलाफ़ मामूल यानी रोज़ाना की तरह नहीं, मामूल के खिलाफ उसे वहाँ अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना मिल सका। ये देखकर उसके सीने में एक अजीब व गरीब तूफ़ान बरपा हो गया, यानी तूफ़ान चलने लगा दिमाग उसके दिल में। वो एक बड़ी ख़बर अपने दोस्तों को सुनाने वाला था, बहुत बड़ी ख़बर, और उस ख़बर को अपने अंदर से बाहर निकालने के लिए वो सख्त बेचैन था, लेकिन वहाँ कोई था ही नहीं। मंगू कोचवान का काम ही यही था, वो अपनी सवारियों से जो बातें सुना करता था उन्हीं को अपने ढंग से वापस पेश कर दिया करता था, और इसी तरह वो अपने अड्डे पर सबसे समझदार कहलाया करता था। अब आज जो उसने सवारियों से बात सुनी थी, ये बात बहुत ही ज़्यादा उसके लिए खुशी वाली बात थी, और वो चाहता था ये बात अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताए। लेकिन जब वो अड्डे पर पहुंचा था तो अड्डे पर उसके साथ वाला कोई भी नहीं था। अब चूंकि उसे बताना था तो उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी, मैं किससे बताऊं, उसके दिल में इस तरह की बातें उठ रही थी। एक तूफ़ान बरपा हो चुका था कि मुझे जल्द से जल्द ये बात बतानी है, कोई मिले तो बताऊं, लेकिन कोई भी अड्डे पर नहीं था। आध घंटे तक वो चाबुक बगल में दबाए स्टेशन के अड्डे की आहीनी छत के नीचे बेदिली की हालत में टहलता रहा। बेदिली मतलब दिल नहीं लगना, यानी उसका मन नहीं लग रहा था वहाँ पर रुकने का, क्योंकि उसका मन तो लगता था अपनी बातें लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को बताने का। जब कोई वहाँ था ही नहीं तो उसका मन वहाँ पर नहीं लग रहा था, इसलिए चाबुक बगल में दबाए इधर उधर टहल रहा था। उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। नए कानून के नफाज की खबर ने उसको एक नई दुनिया में ला खड़ा कर दिया था। नई दुनिया मतलब उसके दिमाग में बड़े अच्छे अच्छे ख्याल आ रहे थे कि जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा, जब ये नया कानून लग जाएगा तो हम ऐसे रहेंगे, हम वैसे रहेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा। दिमाग में तरह तरह के अच्छे अच्छे ख्याल दिल में पैदा हो रहे थे। वह उस नए कानून के मुताल्लिक़ जो 1 अप्रैल को हिंदुस्तान में नाफिज होने वाला था, अपने दिमाग की तमाम बत्तियां रोशन करके गौर व फिक्र कर रहा था। उसके कानों में मारवाड़ियों का ये अंदेशा, क्या ब्याज के मुताल्लिक़ भी कोई नया कानून पास होगा, बार बार गूंज रहा था, और उसके तमाम जिस्म में मसरत की एक लहर दौड़ा रहा था। मसरत कहते हैं खुशी को, यानी उसको तो बस बार बार वही बातें उसके कानों में गूंज रही थी जो मारवाड़ी लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी कि नया कानून 1 अप्रैल को लगेगा, नया कानून 1 अप्रैल को लगेगा, 1 अप्रैल से नया कानून नाफिज हो जाएगा। उसके दिमाग में बस ये बातें चल रही थी कि नया कानून लगने के बाद मुल्क में अच्छाइयाँ और सिर्फ अच्छाइयाँ ही आएंगी। उसके दिमाग में इसी तरह के अच्छे अच्छे ख्यालात आ रहे थे। वो बेहद मसरूर था, मसरूर यानी खुश था बहुत। ख़ासकर उस वक्त उसके दिल को बहुत ठंडक पहुंची जब वो ख्याल करता था कि गोरों सफ़ेद चूहों वो उनको उसी नाम से याद करता था। थुथनियाँ नए कानून के आते ही बिलों में हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। वो उन गोरों को यानी अंग्रेज़ों को सफ़ेद चूहों के नाम से ही बुलाया करता था, यानी गुस्से में उनको हमेशा सफ़ेद चूहा बोला करता था।
तो गुस्से में बोलता बहुत खुश था कि जब नया कानून लग जाएगा तो ये सफ़ेद चूहे सारे बिल में घुस जाएंगे। बिल में घुस जाने का मतलब ये सारे अंग्रेज देश छोड़कर चले जाएंगे। जब नत्थू गंजा पगड़ी बगल में दबाए अड्डे में दाखिल हुआ तो उस्ताद मंगू बढ़कर उससे मिला और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बुलंद आवाज़ से कहने लगा, अरे ला हाथ इधर, ऐसी खबर सुनाऊं कि जी खुश हो जाए, तेरी इस गंजी खोपड़ी पर बाल उगाएं। और ये कहकर मंगू ने बड़े मज़े ले लेकर नए कानून के मुतालिक अपने दोस्त से बातें शुरू कर दी। दौरान गुफ्तगू यानी बातचीत के बीच में उसने कई बार नत्थू गंजे के हाथ पर ज़ोर से अपना हाथ मार कर कहा, तो देखा वो क्या बनता है, ये रूस वाला बादशाह कुछ ना कुछ ज़रूर करके रहेगा। यानी नत्थू गंजा जब अड्डे पर आया तो उसके दिमाग में वो जो बातें चल रही थी वो बहुत खुश था। जिन बातों को सोचकर उसने सोचा कि चलो आखिरकार कोई तो आया जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकूं। तो उसने बहुत खुशी से उसे बोला, इधर आ, मैं तुझे बहुत बड़ी बात बताता हूं, यानी बहुत ख़ास बात बताता हूं, और ये रूस का बादशाह कुछ करके ही रहेगा। यानी उसे उम्मीद थी कि रूस के बादशाह ने जो कानून नाफिज करवाया है उससे हमारे मुल्क में भलाइयाँ अच्छाइयाँ आएंगी और हो सकता है उससे मुल्क को आज़ादी मिल जाए। तो कह रहा था ये रूस का बादशाह कुछ ना कुछ करके ही रहेगा, यानी हमारे मुल्क की भलाई करके ही रहेगा इस नए कानून के ज़रिए। और वो नत्थू गंजे से बहुत ही खुशी भरे अंदाज में ये सारी बातें जोश के साथ कह रहा था। उस्ताद मंगू मौजूदा सोवियत निज़ाम की इश्तराकी सरगर्मियों के मुतालिक, इश्तराकी यानी समाजवादी, बहुत कुछ सुन चुका था और उसे वहाँ के नए कानून और दूसरी नई चीज़ें बहुत पसंद थीं। यानी कि सोवियत निज़ाम में जो समाजवाद के ज़रिए जो वहाँ पर नया कानून लगा था और नए कानून के बाद वहाँ पर लोकतंत्र के लिए यानी प्रजा के लिए, वहाँ पर रहने वाले नागरिकों के लिए जो आसानी आई थी वो बातें उसे बहुत पसंद थी। इसीलिए उसने रूस वाले बादशाह को इंडिया एक्ट यानी जदीद आइन के साथ मिला दिया और उसे लगा कि जो नया कानून हमारे मुल्क में लगने वाला है इसकी भी वजह कौन है, रूस का बादशाह। और 1 अप्रैल को पुराने निज़ाम में जो नई तब्दीलियां पैदा होने वाली थी वो उन्हें रूस वाले बादशाह के असर का नतीजा समझता था। यानी उसे लगता था कि रूस में जो तब्दीलियां आई हैं रूस के बादशाह की वजह से, और हमारे मुल्क में जो नया कानून लगने वाला है ये उसी बादशाह के असर का नतीजा है। यानी जिस तरह उनके मुल्क में भलाई आई है, लोगों की तरक्की के लिए वहाँ पर जो कानून लगाया गया है, ऐसा ही कानून हमारे यहाँ पर भी लगने वाला है और हमारे मुल्क में भी अब लोगों की भलाई के बारे में सोचा जाएगा। पर ऐसा नहीं था। कुछ अरसे से पेशावर और दीगर शहरों में सुर्ख पोशों की तहरीक जारी थी। सुर्ख कहते हैं लाल को, पोशों यानी लाल कपड़ा पहने हुए। उस्ताद मंगू ने उस तहरीक को अपने दिमाग में रूस वाले बादशाह और फिर नए कानून के साथ खलत मलत कर दिया। यानी रूस वाले बादशाह के बारे में वो इतनी बातें सुन चुका था, रूस के बारे में इतनी बातें सुन चुका था कि उसको लगता था कि हमारे मुल्क में अब जो भी काम हो रहे हैं सब उसी के नतीजतन हो रहे हैं। हमारे मुल्क में वो जो भी कारगुजारी देखता उसे लगता बस ये उसी की वजह से हो रहा है। एक कमेटी बनी थी, एक यूनियन बना था लाल कपड़े पहने हुए लोगों का, तो वो समझता था ये भी उसी की देन है। उसने सब बातों को खलत मलत कर दिया, यानी सब बातों अपने आप में मिक्सअप कर दिया। उन सब बातों को उसने उसी का नतीजा जान लिया। उसके अलावा जब कभी किसी से सुनता कि फ़ला शहर में इतने बम साज पकड़े गए हैं या फ़ला जगह इतने आदमियों पर बगावत के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाया गया है, तो उन तमाम वाक़यात को नए कानून का पेश खैमा समझता और दिल ही दिल में बहुत खुश होता था। बम साज कहते हैं बम छोड़ने वालों लोगों को, और पेश खैमा कहते हैं किसी बात या किसी घटना के शुरू होने से पहले वाली बात या उससे पहले वाली घटना को पेश खैमा समझते हैं।
तो जब वो कभी ये बात सुनता था कि फ़लाँ जगह किसी को पकड़ लिया गया है, फ़लाँ जगह कोई बमसाज पकड़ा गया है, फ़लाँ जगह कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, फ़लाँ जगह किसी का मुकदमा चल रहा है, तो सब बातों को अच्छे ही रूप में मान लिया करता था। उसे तो लगता था कि बस अब नया कानून लगने वाला है तो ये सारी कारगुजारी उसी के लिए हो रही है। ये तो धीरे धीरे हमारे मुल्क से गंदे लोगों की छटाई हो रही है ताकि हमारे मुल्क में अमन अमान कायम हो सके। ऐसा बिल्कुल नहीं था, पर उसके जहन में इसी तरह की उल्टी सीधी बातें चल रही थी। एक रोज़ उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे। बैरिस्टर कहते हैं वकीलों को, वकालत करने वालों को। एक रोज़ उसके तांगे में 2 बैरिस्टर बैठे, नए आइन पर बड़े ज़ोर से तनकीद कर रहे थे। तनकीद कहते हैं आलोचना को, और वो खामोशी से उनकी बातें सुन रहा था। उनमें से एक दूसरे से कह रहा था, जदीद आइन का दूसरा हिस्सा फेडरेशन है जो मेरी समझ में अभी तक नहीं आया। ऐसी फेडरेशन दुनिया की तारीख में आज तक ना सुनी ना देखी गई थी। सियासी नज़रिए के एतबार से भी ये फेडरेशन बिल्कुल गलत है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये कोई फेडरेशन है ही नहीं। फेडरेशन से मुराद एक संघ है, यानी वो बैरिस्टर, वो वकील आपस में बात कर रहे थे कि ये कोई कानून वानून नहीं है बल्कि एक संघ बनाया जा रहा है, और ऐसा संघ तो दुनिया के किसी कोने में है ही नहीं, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। यानी उस संघ के ज़रिए, उस कानून के ज़रिए जो बातें होने वाली थी वो बिल्कुल गैर मुनासिब थी। उन बैरिस्टरों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, चूँकि उसमें बेशतर अल्फाज यानी बहुत सारे अल्फाज अंग्रेज़ी के थे, और उससे उस्ताद मंगू सिर्फ़ ऊपर के जुमले ही को किसी कदर समझा, और उसने ख़याल किया कि ये लोग हिंदुस्तान में नए कानून की आमद को बुरा समझते हैं और नहीं चाहते कि उनका वतन आज़ाद हो। चुनाचे उस ख़याल के ज़ेर असर उसने कई मर्तबा उन 2 बैरिस्टरों को हक़ारत की निगाहों से देखकर दिल ही दिल में कहा, टुड्डी बच्चे। टुड्डी बच्चे वो किसे कहता था? जो अंग्रेज़ों की चापलूसी किया करते थे उनको बोलता था वो टुड्डी बच्चे। हक़ारत की नज़र कहते हैं घटिया समझना या नीची नज़र से देखना, नीची निगाह से देखना। यानी कि वो जो बैरिस्टर थे, जो वकील थे, वो दोनों बातें ज़्यादातर कैसे कर रहे थे? अंग्रेज़ी में कर रहे थे। अब चूँकि मंगू कोचवान का पढ़ाई लिखाई से कोई वास्ता नहीं था, वो कभी स्कूल का उसने मुँह भी नहीं देखा था, तो जो अंग्रेज़ी में बातें कर रहे थे वो तो उसके दिमाग से ऊपर के ऊपर निकल रही थी, वो बात उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी। पर जो बातें वो थोड़ी बहुत हिंदी में कर रहे थे, उनसे उसने सिर्फ यही अंदाज़ा लगाया कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारा मुल्क आज़ाद हो, ये तो नए कानून को बुरा समझते हैं, इसलिए वो उन्हें अच्छी नज़र से नहीं देख रहा था, बल्कि एक हक़ारत की नज़र से देख रहा था। जब कभी वो किसी को दबी ज़बान में टुड्डी बच्चा कहता तो दिल में ये महसूस करके बड़ा खुश होता था कि उसने उस नाम को सही जगह इस्तेमाल किया है, और ये कि वो शरीफ आदमी और टुड्डी बच्चे में तमीज़ करने की अहलियत रखता है। अहलियत कहते हैं सलाहियत को। यानी वो ये समझता था कि मैं इनको टुड्डी बच्चे जब बोलता हूँ तो मैंने सही इंसान के लिए टुड्डी बच्चे इस्तेमाल किया है, यानी सचमुच ये लोग अंग्रेज़ों के चापलूस हैं। यानी मुझे पता है, मैं इतनी सलाहियत रखता हूँ कि मैं टुड्डी बच्चे में और अच्छे इंसानों में फ़र्क करना जानता हूँ, और मन ही मन ये बात सोचकर अपनी सलाहियत पर क्या होता था, खुश हुआ करता था। इस वाक़े के तीसरे रोज़ गवर्नमेंट कॉलेज के 3 तलबा यानी स्टूडेंट, विद्यार्थी को अपने तांगे में बिठाकर मुजंग जा रहा था कि उसने उन 3 लड़कों को आपस में ये बातें करते सुना। तो ये लड़के आपस में क्या बातें कर रहे थे? क्या इनकी बातों से मंगू का तजस्सुस और बढ़ने वाला था? क्या सचमुच नया कानून कुछ मुफाद लेकर आने वाला था? क्या सचमुच नए कानून में हमारा मुल्क आज़ाद होने वाला था? ऐसा क्या होने वाला था, ये हम सारी बातें जानेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। मैं आपसे चाहूँगा अलविदा, खुदा हाफिज़।